तो आज की इस समीक्षा में हम यूपीएससी के छात्रों के लिए तैयार किए गए प्राचीन भारतीय इतिहास के एक विस्तृत संकलन पर चर्चा कर रहे हैं, जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर गुप्त साम्राज्य तक की राजनीतिक और सांस्कृतिक यात्रा को कवर करता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि समय बर्बाद किए बिना हमें सीधे अपने फीडबैक पर आ जाना चाहिए। हाँ, एकदम। तो इस सामग्री में एक प्रमुख विषय जो उभर कर आता है वो यह है कि भारतीय इतिहास के प्रमुख कालखंडों के बीच का बदलाव कुछ स्थानों पर बहुत अचानक प्रतीत होता है, जिससे वैचारिक निरंतरता टूटती है। ये स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या हमने इस पर विचार किया है कि इस तरह के अचानक जंप से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के दिमाग में टाइमलाइन को लेकर कितना भ्रम पैदा हो सकता है। सही कहा आपने। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता यानी आईवीसी के पतन और प्रारंभिक वैदिक काल की शुरुआत के बीच का ऐतिहासिक प्रवाह अचानक से टूट जाता है। कथावाचक आईवीसी की समाप्ति के बाद सीधे आर्यों के आगमन पर छलांग लगा देता है। हाँ, जो कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ये इस सामग्री की एक काफी बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल। एक छात्र के नजरिए से सोचिए, 1900 ईसा पूर्व में जब हड़प्पा के बड़े शहरों का पतन शुरू हुआ और 1500 ईसा पूर्व में जब ऋग्वैदिक काल शुरू हुआ, तो बीच के 400 सालों का क्या हुआ? वही तो, वे एक पन्ने पर पक्की ईंटों के घर और बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था पढ़ रहे हैं, और ठीक अगले पन्ने पर वे एक ग्रामीण, देहाती और पूरी तरह से पशुपालन पर आधारित वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने लगते हैं। है ना? एक यूपीएससी छात्र का विश्लेषणात्मक प्रवाह यहीं टूट जाता है। ये ऐसा है जैसे हम एक फिल्म देख रहे हैं और अचानक बिना किसी फेड आउट या बैकग्राउंड के दूसरा युग शुरू हो जाए। छात्रों को एक पुल की आवश्यकता है। एक ब्रिज की बहुत सख्त जरूरत है यहाँ। तो हमारी सलाह यह है कि इस कमजोरी को दूर करने के लिए बड़े ऐतिहासिक युगों के बीच संक्रमणकालीन सारांश जोड़ें। मतलब जिन्हें हम ट्रांजिशनल समरीज कहते हैं, ये स्पष्ट करना होगा कि एक युग का अंत दूसरे युग की शुरुआत से कैसे जुड़ता है या ओवरलैप करता है। एकदम सही। इसे लागू करने के लिए आप कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण अपनी सामग्री में जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता का खंड समाप्त होता है तो एक स्पष्टीकरण जोड़ें कि बड़े शहरों का पतन रातों रात नहीं हुआ था। हाँ, कोई जादू तो हुआ नहीं था कि सब अचानक गायब हो गए। बिल्कुल। छात्रों को समझाएं कि कैसे जलवायु परिवर्तन, मॉनसून के कमजोर पड़ने और घग्घर हकरा नदी तंत्र के सूखने के कारण सभ्यता का केंद्र उत्तर पश्चिम से खिसक कर धीरे धीरे पूर्व की ओर जाने लगा। मतलब गंगा के मैदानों और दक्षिण की ओर। हड़प्पा के लोग गायब नहीं हुए थे, बल्कि वो छोटे ग्रामीण इलाकों में विस्थापित हो गए थे। हाँ, और यहीं पर हमें ताम्रपाषाण काल या चाल्कोलिथिक संस्कृतियों को समझाना चाहिए। इस टर्म को सिर्फ एक शब्द की तरह मत छोड़िए। सही बात है। छात्रों को बताइए कि चाल्कोलिथिक का मतलब है तांबे और पत्थर का एक साथ उपयोग। जब बड़े शहर टूट रहे थे, तब आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति जैसी क्षेत्रीय ताम्रपाषाण संस्कृतियां फल फूल रही थीं। बिल्कुल। जब आप आईवीसी के शहरी पतन और वैदिक काल की ग्रामीण शुरुआत के बीच ये सीधा कंट्रास्ट स्थापित करेंगे, तो ये छात्रों के लिए एक बड़ा आहा मोमेंट होगा। एकदम। जब छात्र देखेंगे कि कैसे कांस्य युग की एक जटिल शहरी व्यवस्था धीरे धीरे छोटी बस्तियों में सिमट गई, तो वे इस बड़े बदलाव को एक लॉजिकल फ्लो में समझ सकेंगे। हाँ, और फिर कैसे उत्तर पश्चिम से इंडो आर्यन भाषी समूहों का आगमन हुआ। ये उन्हें समझाएगा कि इतिहास एक निरंतर प्रक्रिया है। उस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए क्या होगा यदि हम इसे तकनीक के नजरिए से देखें? क्योंकि मुझे लगता है कि तकनीकी प्रगति और उसके व्यापक सामाजिक व राजनीतिक प्रभावों के बीच का संबंध ऐतिहासिक विश्लेषण में और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है। क्या इस बात का जोखिम है कि केवल राजाओं और राजवंशों पर ध्यान केंद्रित करने से हम उस तकनीकी क्रांति को अनदेखा कर दें जिसने वास्तव में इन साम्राज्यों को संभव बनाया? बहुत बड़ा जोखिम है। हमने स्रोत सामग्री में देखा कि लोहे के उपयोग का उल्लेख बहुत बिखरा हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का उल्लेख है, और फिर अचानक महाजनपद काल में इसका फिर से जिक्र आता है। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया।
ये वर्णन इस बात को स्पष्ट रूप से स्थापित करने में चूक जाता है कि कैसे एक तकनीकी बदलाव ने पूरे समाज और अर्थव्यवस्था की नींव को जड़ से बदल दिया। बिल्कुल, जो कि यूपीएससी के विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए एक बड़ी कमजोरी है। इतिहास केवल ये नहीं है कि बिंबिसार ने क्या किया, इतिहास ये भी है कि उनके पास वो असीमित संसाधन कहाँ से आए। सही कहा। तो आइए कृषि और लोहे पर चर्चा करने वाले खंड को करीब से देखें। आप उत्तर वैदिक काल से महाजनपद काल की ओर बढ़ते हैं और अचानक राज्य निर्माण और बड़े शहरों के उदय की बात करने लगते हैं। हाँ, एक छात्र यह सोच सकता है कि ऋग्वैदिक काल के छोटे कबीले अचानक इतने बड़े साम्राज्य में कैसे बदल गए। हमारी सलाह यह है कि तकनीकी बदलाव को एक स्पष्ट कथा सूत्र के रूप में स्थापित करें। मतलब एक नैरेटिव थ्रेड जो कारण और प्रभाव को स्पष्ट करे। इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपनी सामग्री में उत्तर वैदिक काल से महाजनपद काल में प्रवेश करते हैं तो विशेष रूप से लोहे की कुल्हाड़ी की भूमिका को समझाएं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अर्ध शुष्क इलाके में थी जहां कांसे के औजारों से काम चल जाता था। बिल्कुल, लेकिन गंगा के मैदानों की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और वहां मॉनसून से पोषित बहुत घने और कठोर जंगल थे। कांसे या तांबे की कुल्हाड़ी इन कठोर लकड़ियों से टकराकर मुड़ जाती थी। हाँ, तो लोहे की कुल्हाड़ी ने पहली बार इन घने जंगलों को साफ करने में मदद की। ये बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है जिसे सामग्री में स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। और जंगल साफ होने के बाद क्या हुआ? वहां लोहे के फाल या आयरन प्लोशेयर का उपयोग शुरू हुआ। जब लोहे के फाल को बैलों के जरिए खींचा गया तो कठोर मिट्टी की गहरी जुताई संभव हो सकी, जिससे कृषि में अचानक बहुत बड़ा उछाल आया और कृषि अधिशेष यानी एग्रीकल्चरल सरप्लस पैदा हुआ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो छात्रों को स्पष्ट होना चाहिए। एकदम सही। कृषि अधिशेष का मतलब है कि अब समाज का हर व्यक्ति केवल अपने लिए खाना नहीं उगा रहा था। कुछ लोग इतनी खेती कर रहे थे कि उनका उपजाया हुआ अनाज अन्य लोगों का पेट भर सकता था। और यही वो बिंदु है जहां आपको अपनी स्रोत सामग्री में कारण और प्रभाव की श्रृंखला बनानी है। यह स्पष्ट करें कि इसी कृषि अधिशेष ने अंततः कराधान को जन्म दिया। टैक्स तभी तो लगेगा जब लोगों के पास अतिरिक्त अनाज होगा और उसी कर से एक स्थायी सेना का भरण पोषण किया जा सकता था। कबीलों के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन मगध जैसी महाशक्तियों के पास विशाल सेनाएं थीं, क्योंकि उनके पास उन्हें खिलाने के लिए अधिशेष अनाज था। और साथ ही इसी अधिशेष का मतलब था कि कुछ लोग अब पूर्णकालिक शिल्पकार या व्यापारी बन सकते थे। बिल्कुल, जिससे व्यापार बढ़ा। और जब बड़े पैमाने पर व्यापार होता है तो वाटर सिस्टम काम नहीं करता। यहीं से सिक्कों का चलन शुरू हुआ, जैसे कि आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स। सामग्री में इनका उल्लेख है, लेकिन ये बताएं कि ये पहली बार अर्थव्यवस्था में क्यों आए। इसी व्यापार और मुद्रा ने द्वितीय शहरीकरण को जन्म दिया। आप मगध के उत्कर्ष का उदाहरण भी दे सकते हैं जो सामग्री में मौजूद है, लेकिन उसे तकनीक से जोड़ें। मगध के पास राजगीर और छोटा नागपुर के आसपास लोहे की सबसे समृद्ध खदानें थीं। इसी लोहे ने उन्हें बेहतर हथियार बनाने और कृषि का अधिकतम विस्तार करने में मदद की। यदि ये लोहे वाला कथा सूत्र सामग्री में पिरोया जाए तो छात्र आसानी से समझ जाएगा कि तकनीक ने सब कुछ कैसे बदल दिया। हाँ, ये रटने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर देगा। अब जैसे जैसे तकनीक के कारण कई साम्राज्य एक साथ पनपने लगे तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, और यहीं से हम अपनी अगली आलोचना पर आते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों के एक साथ उदय का रैखिक वर्णन परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा जटिल और दिशाहीन हो जाता है। आप मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद की स्थिति की बात कर रही हैं, है ना? हाँ, सामग्री में जो मौर्योत्तर काल की स्थिति प्रस्तुत की गई है वो एक बड़ी कमजोरी है। शुंग, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण और सातवाहिन का वर्णन एक के बाद एक रैखिक ढंग से किया गया है। और फिर इसके बाद अचानक संगम काल पर छलांग लगाई गई है। ये लीनियर अप्रोच काफी भ्रामक हो सकती है। मैं समझ पा रही हूँ कि आप यहाँ क्या प्रयास कर रहे हैं। सामग्री निर्माता ने जानकारी को साफ सुथरा रखने के लिए अलग अलग शासकों को अलग अलग खांचे में डाल दिया है। आइए देखें कि हम इसे कैसे और मजबूत कर सकते हैं। ये तर्कसंगत है कि प्रत्येक राजवंश की अपनी एक अलग कहानी थी जिसे विस्तार से समझाना जरूरी है। लेकिन क्या साक्ष्य एक अलग निष्कर्ष का भी समर्थन कर सकते हैं कि छात्रों को क्रोनोलॉजी रटाने के बजाय भौगोलिक समानांतर दिखाना ज्यादा प्रभावी होगा? बिल्कुल,
जब आप चीजों को एक सीधी रेखा में पढ़ाते हैं तो छात्र को लगता है कि ये सभी साम्राज्य एक के बाद एक आए। इस रैखिक वर्णन से ये स्पष्ट नहीं होता कि उत्तर और दक्षिण में कौन से साम्राज्य एक ही समय में समानांतर रूप से शासन कर रहे थे। एकदम सही। यूपीएससी में अक्सर समकालीन शासकों और समकालीन घटनाओं को लेकर विश्लेषणात्मक सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारी सलाह ये है कि क्षेत्रीय राजवंशों को केवल कालानुक्रमिक रूप से नहीं बल्कि भौगोलिक और कालानुक्रमिक रूप से समूहित करें। एक तुलनात्मक टाइमलाइन का उपयोग करें। मतलब एक कंपैरेटिव टाइमलाइन। इसे एक आधुनिक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, अगर आप आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आप केवल अमेरिका की कंपनियों को पढ़कर पूरी दुनिया का व्यापार नहीं समझ सकते। हाँ, आपको उसी समय में चीन की मैन्युफैक्चरिंग और मिडिल ईस्ट के शिपिंग रूट्स को भी समझना होगा। प्राचीन भारत का इतिहास भी ऐसा ही था। छात्रों को एक स्पष्ट ढांचा दें। बिल्कुल। संगम काल में प्रवेश करने से पहले श्रोताओं को ये सुझाव दें कि वे अपनी सामग्री में ये स्पष्ट करें कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का जो काल था वो एक अत्यधिक कनेक्टेड वैश्विक व्यापार का समय था। हाँ, एक उत्तर बनाम दक्षिण समकालीन टाइमलाइन जोड़ें। अपनी सामग्री में स्पष्ट रूप से दिखाएं कि जिस समय उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण शासक सिल्क रूट को नियंत्रित कर रहे थे, ठीक उसी समय दक्कन में सातवाहन भूमि अनुदान दे रहे थे और वे दक्षिण पथ के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण बनाए हुए थे। और उसी तुलनात्मक टाइमलाइन में ये भी शामिल करें कि ठीक उसी समय सुदूर दक्षिण में चेर, चोल और पांडे राजवंश संगम साहित्य का निर्माण कर रहे थे, है ना? वे भी रोमन साम्राज्य के साथ एक बहुत ही लाभदायक समुद्री व्यापार में लगे हुए थे, जिसके साक्ष्य हमें मुजरिस और अरिकामेडु जैसे प्राचीन बंदरगाहों से मिलते हैं। एकदम सही। जब आप इन तीनों क्षेत्रों को एक साथ एक ही समय रेखा पर रखते हैं तो छात्र के दिमाग में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक जीवंत नक्शा बन जाता है। हाँ, और वो समझ जाता है कि उत्तर में कुषाण कला विकसित हो रही थी, मध्य भारत में अमरावती वास्तुकला उभर रही थी और दक्षिण में एक समृद्ध संगम संस्कृति फल फूल रही थी। और ये सब एक ही ऐतिहासिक कालखंड में हो रहा था। बिल्कुल। एक बार जब आप इस तरह से भौगोलिक समानांतर खींचते हैं तो छात्र ये भी समझ पाते हैं कि उत्तर के व्यापारिक मार्ग दक्षिण के बंदरगाहों से कैसे जुड़े हुए थे। सामग्री में उत्तर तट और दक्षिण तट का उल्लेख है, लेकिन वे अलग-अलग अध्यायों में बिखरे पड़े हैं। यदि आप समकालीन टाइमलाइन का उपयोग करते हैं तो छात्र देख पाएंगे कि ये सब एक ही बड़ी अंतर महाद्वीपीय आर्थिक प्रणाली का हिस्सा थे। इन संरचनात्मक बदलावों को अपनी सामग्री में शामिल करने से ये अध्ययन सामग्री केवल ऐतिहासिक तथ्यों का एक संग्रह होने से आगे बढ़कर यूपीएससी के लिए एक विश्लेषणात्मक मास्टरपीस बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमने इस सामग्री की काफी गहराई से समीक्षा कर ली है। पूरी समीक्षा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराएं तो आज हमने 3 मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित किया है। हाँ, पहला था प्रमुख युगों के बीच संक्रमणकालीन सारांश जोड़ना ताकि छात्रों के दिमाग में वैचारिक निरंतरता न टूटे और वे भौगोलिक विस्थापन को अच्छे से समझ सकें। बिल्कुल। और दूसरा था साम्राज्यों के उदय के पीछे तकनीकी विकास को, जैसे कि लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के फाल के उपयोग को एक कथा सूत्र के रूप में स्पष्ट करना। और ये स्पष्ट करना कि कैसे तकनीक ने कृषि अधिशेष और कराधान को जन्म दिया। और तीसरा बिंदु था जटिल और समकालीन राजवंशों के लिए तुलनात्मक टाइमलाइन का उपयोग करना। एकदम सही। इससे छात्रों को एक ही समय में उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में हो रहे विकास को समानांतर रूप से समझने में बहुत मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आपकी सामग्री को और भी अधिक मजबूत और छात्रानुकूल बनाएंगे। बिल्कुल। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इन सुझावों को अपनी सामग्री में लागू करें और अपने संशोधित कार्य को भविष्य की समीक्षा के लिए हमारे पास फिर से सबमिट करें। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।